तो हेलो मेरे यूपी के गाँव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ऐसा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, ऐसा महत्वपूर्ण सेट बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि 100 में तो 95% आशा है कि हो सकता है कि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो मैंने जो इस पेपर को बताया, पूरा का पूरा पेपर हल करके बताया है कि क्वेश्चन का उत्तर मैंने आज की इस वीडियो में बता दिया है, पूरा का पूरा पेपर हल कर दिया है। इस सेट 1 में, सेट 1 इसका जो कोड है 301 DA साहित्यिक हिंदी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पेपर ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, वास्तव में तो हिंदी में आप फेल ही नहीं हो सकते। और टॉपरों के लिए वीडियो है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिखा है। देखिए, सेट 1 जो हमारा ये सेट 1 है और यही सेट 1 2025 में आने वाला है। चलिए, साहित्यिक हिंदी परीक्षार्थियों की कुछ निर्देश दिए होते हैं कि परीक्षा के यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो शुरुआत में आपको क्या करना, अपना प्रश्न पत्र जो है अच्छे से 15 मिनट पढ़ना है। ठीक। अगला, जो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको निर्देश करता है। ठीक। अब हम देखते हैं खंड का सारे के सारे क्वेश्चन का हल जो मैंने इस वीडियो में करवा दूंगा और करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। खंड का जो हमारा है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 1 का यानी पहला का जो है, इसका प्रश्न है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है राजा भोज का सपना, सेकंड ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, और थर्ड ऑप्शन है प्रेम सागर, और फोर्थ ऑप्शन है प्रेमवती। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, राजा भोज का सपना, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युगे, भारतेंदु युगे के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हमारा है भगवत सरोपाध्याय, सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, और थर्ड है रघुवीर सहाय, और फोर्थ है मैथिली शरण गुप्त। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, अर्थात प्रताप नारायण मिश्र इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका है कहानी, ऑप्शन सेकंड इसका है आत्मकथा, ऑप्शन थर्ड है डायरी, ऑप्शन लास्ट इसका है जीवनी साहित्य। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, यानी आत्मकथा। मेरी असफलताएं जो है ये आत्मकथा की विधा की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक हैं, आवारा मसीहा के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, सेकंड है राहुल संकृत्यान, और थर्ड है शिवदान सिंह चौहान, और लास्ट है जैनेन्द्र। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, विष्णु प्रभाकर इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। फर्स्ट ऑप्शन है तितली, सेकंड ऑप्शन है कंकाल, और थर्ड ऑप्शन है परीक्षा गुरु, और लास्ट ऑप्शन है गबन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, परीक्षा गुरु इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है अब दूसरा का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नत को मूल, यह काव्य पंक्ति है। यानी निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल, यह काव्य पंक्ति किस लेखक का है।
चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, सेकंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, और थर्ड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और इसका लास्ट ऑप्शन है नरेश मेहता की। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है खा है, दूसरा का खा जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है द्विवेदी युग, और थर्ड है छायावाद युग, और लास्ट इसका है प्रगतवाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छायावाद इज करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा छायावाद। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वैदेही वनवास रचना है, वैदेही वनवास रचना है। चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, सेकंड है श्रीधर पाठक की, और थर्ड है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, और इसका लास्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है घा जो है भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरिश्चंद्र चंद्रिका, और सेकंड है हंस, और थर्ड है कवि वचन सुधा, और लास्ट इसका है बाला बोधनी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाला बोधनी, यानी ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी के रचनाकार हैं, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेकंड है सूरदास, और थर्ड है तुलसीदास, और लास्ट इसका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो है 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके एक दिया रहेगा, और उन्हीं का किसी एक का लिखना होगा। तो देखिए मैं दोनों का हल बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके नीचे, उस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। कह रहा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताना है, ठीक। और सबसे पहले इसको पढ़ ही लेते हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा की भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब इसमें पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसके प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। यथा सीधा सीधा इसका कहना है कि संदर्भ लिखिए, संदर्भ में लिखना है। देखिए इसका जो हमने उत्तर लिख दिया है, प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नीचे देखते हैं और क्या पूछता है। फिर कहता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए जिस वर्ड जिस सेंटेंस के नीचे यानी जिस वाक्य के नीचे जिस पंक्ति के नीचे जो है रेखाएं खींची गई हैं इसी को क्या कहते हैं, रेखांकित अंश बोलते हैं। तो इन्हीं का क्या करना हमको, इन्हीं का हमको व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखिए मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी परिचारिका, किंतु वे सबसे अधिक उत्साही, सेवा में समर्पित, जीवन से
निराश रोगियों में जीवन की ज्योति जलाने में सर्वाधिक सक्षम है। सूक्तिकार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होता है कि मार्गरेट नामक यह दीपक जो स्वयं बुझने के नज़दीक है, कितने शांत और निश्चल तरीके से जलता हुआ लोगों के जीवन की ज्योति जला रहा है। वास्तव में यह किसी जादू से कम नहीं। वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि मार्गरेट इस प्रबल जीवन ज्योति का आखिर राज क्या है। आखिर राज क्या है। जीवन के प्रति उनकी अत्यधिक सजगता, जीवन की लक्ष्यशीलता अथवा मानव मात्र की सेवा के प्रति उनकी समर्पणशीलता महान है। ये था उसका रेखांकित अंशों की व्याख्या। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछता है कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। देखिए इसका उत्तर है जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवानिरत और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। ये इसका क्या है, राइट आंसर मैंने लिख दिया है। राइट, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है। लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है। इसका देखिए उत्तर मैंने लिखा है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। राइट, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यानी अगला जो है जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखना है। तो यहाँ जागरूक का अर्थ हो जाता है सचेत होना या जागृत होना। वहीं लक्ष्यदर्शी का अर्थ है स्पष्ट लक्ष्य रखना। ये इसका हो गया उत्तर, मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि आपको दो जो है रेखांकित अंश, दो आपको गद्यांश दिए होते हैं अथवा करके, तो इनमें से किसी एक को लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही बता दिया है। दोनों जितना इसमें दिया गया था मैंने दोनों ही बता दिया है अथवा करके। तो अथवा वाला भी देख लेते हैं, उसका भी उत्तर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अथवा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमः पुत्रोऽहं पृथिव्यां, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न हृदय में होते हैं। ये पंक्ति जो दिया गई है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। इसका देखिए उत्तर लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खा जिसका है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। इसका जो रेखांकित, मैंने पहले बताया रेखांकित क्या होता है कि जो पंक्ति जिसके नीचे रेखा की गई वही रेखांकित है। तो यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। उसका उत्तर है जिस प्रकार माता हमें जन्म देती हैं, पालन पोषण करती हैं, हमें प्यार करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता की ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का
पुत्र है। ये इसका व्याख्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें है गा, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इसका ये उत्तर हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दिए गए पंक्ति में ही मिल जाएगा, दिए गए गद्यांश में ही मिल जाएगा, तो वहीं से आप खोज करके लिख सकते हैं। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जैसा मैंने पंक्ति में पढ़ा वही आप यहाँ लिख देना, आप नंबर पा जाएंगे, कोई काट नहीं सकता एक भी नंबर। तो चलिए ये हो गया इसका आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? इसका देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसा अभी बताया आपको गद्यांश वैसे पद्यांश में भी आएगा, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं कुछ पंक्ति दी गई है, पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिने इतनी मान ले चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा गई। ये जो है पद्यांश दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन इसमें का है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पाठ और लेखक का नाम लिखना था, लेकिन यहाँ क्या है पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके। इसमें देखिए उसका उत्तर होगा कविता का शीर्षक है पवन दूत का। तो ये किस पाठ का है? पवन दूत का है। और रचयिता जो इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। यानी कविता का शीर्षक पवन दूत का है और रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जो रेखांकित अंश हैं उसकी व्याख्या करना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, राधा पवन से कह रही है कि हे पवन तुम मेरे प्रियतम के पास चली जाओ और मेरे प्रियतम के कमलवत चरणों को छूकर मेरे पास चली आओ, तब विरह से मृत पाए मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। ये इसका क्या था? व्याख्या था। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गा, कमल पग में कौन सा अलंकार है? कमल पग में कौन सा अलंकार है? कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो उत्तर होगा कमल पग में रूपक अलंकार है। कमल पग में रूपक अलंकार है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नायिका किससे और क्या विनती करती है? नायिका किससे और क्या विनती करती है या क्या विनती कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नायिका पवन से विनती कर रही है कि तुम मेरे प्रियतम के पास चली जाओ और प्यार से उनके कमल रूपी चरण छूकर मेरे पास चले जाओ। ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? इसका उत्तर हो जाएगा नायिका पवन को अपने प्रियतम के कमल रूपी चरण को छूकर आने के लिए कह रही है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस पद्यांश में भी अथवा करके एक और दिया रहेगा, उसको देखते हैं।
तो मैंने एक एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा हल करा के छोड़ूंगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, सारा का सारा हल है। चलिए अगला जो है, कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य, निरूपाया एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये है इसका ये पद्यांश था करके। और इसमें देखिए जहाँ जहाँ इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, तो इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो इसमें हमने यहाँ लिख दिया है, कविता का शीर्षक है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु से है पाठ लिया गया है। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दो देखिए, जहाँ पे रेखांकित अंश यहाँ रेखाएं की गई हैं, ये क्या है रेखांकित अंश है, और इसकी व्याख्या हम देखेंगे। इसकी व्याख्या है, मनु कह रहे हैं कि मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही है। ये हो गया इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मनु श्रद्धा से अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, मनु श्रद्धा से अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी और आकाश के मध्य में मनु अकेले है, धरती पर अपने आप को वे असहाय महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखना है, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर तिमिर का अर्थ है अंधकार और चपला का अर्थ है बिजली। तिमिर का अर्थ है अंधकार और चपला का अर्थ है बिजली। तो ये हो गया आपका साल चौथा क्वेश्चन। अब अगला देखिए, पांचवा जो है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, और जिसकी सीमा अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। देखिए यहाँ पर है, पहला जैनेन्द्र कुमार, और दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और तीसरा है हरशंकर परसाई। चलिए इसमें 9 का जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 1905 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके मामा तथा माता ने किया। इनकी शिक्षा हस्तिनापुर की गुरुकुल में हुई, यहीं इनका नामकरण भी हुआ था। इनके घर का नाम आनंदी लाल था। 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 ईस्वी में इन्होंने पढ़ाई छोड़कर कांग्रेस की असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके पश्चात माता से प्रेरणा पाकर वे व्यापार करने लगे। व्यापार में लाभ होने पर भी ये उसमें अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। फिर पत्रकारिता की ओर झुके, किंतु इन्हें उसी समय जेल जाना पड़ा। जेल में इन्होंने स्वाध्याय से ही साहित्य सृजन का कार्य प्रारंभ किया। इनकी पहली कहानी खेल विशाल भारत में 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तभी से ये निरंतर साहित्य सृजन में संलग्न थे। आपको परख
उपन्यास पर अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 1988 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी जो कृतियां हैं, जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास, कहानी, निबंध, अनुस्मरण आदि से हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको देखते हैं। उपन्यास है परख, सुनीता, त्याग पत्र, कल्याणी, विपवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानियाँ फांसी, जयसंधि, या वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब। जैनेन्द्र की सारी कहानियों का संग्रह 10 खंडों में अलग से भी प्रकाशित है। संस्मरण, ये और वे, निबंध संग्रह, प्रस्तुत, प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, अनुदित साहित्य, मंदालिनी, नाटक, पाप और प्रकाश, नाटक, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया है। तो ये हो गए थे। इसी में दो खा पूछता है आपका। खा में एक मैंने बता दिया, किसी एक का लिखना होता है जीवन परिचय, तुमने एक का बता दिया। और इसमें जो अगला जो क्वेश्चन मिलेगा, खा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 शब्द है। राइट, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसको मैं एक बता दे रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक धनाढ्य वैश्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाजू गोपाल चंद्र था। जब भारतेंदु ने 9 वर्ष के ही थे, उनके पिता का देहावसान हो गया। किंतु 5 वर्ष की अल्पावस्था में ही जब हरिश्चंद्र ने एक दोहा बनाकर पिता को दिखाया, तभी काव्य प्रेमी पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तू बड़ा होकर कवि बनेगा। पिता के ना होने से वे स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह प्राप्त ना कर पाए, किंतु अपने पिता की प्रतिभा इन्हें विरासत में प्राप्त हुई और अपनी साधना से इन्होंने उस प्रतिभा को और अधिक प्रकाशित किया। राजा शिव प्रसाद द्वारा आपने अपने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। यानी राजा शिव प्रसाद के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। स्वाध्याय से मराठी, गुजराती, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतेंदु स्वभाव से बहुत उदार थे। इन्होंने सन 1857 का गदर देखा था। बस वहीं से हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हृदय में भड़क उठी। ये था इनका जीवन परिचय। और अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता आदि सभी प्रकार की रचनाएं हैं। काव्य में कृष्ण चरित्र, रास लीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधनी आदि अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। देखिए नाटक है सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा ना भवत। इसका जो निबंध है, निबंध आख्यान में है कश्मीरी कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। ये इनका हो गया। ठीक है, जीवन परिचय और की रचनाएं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, कवि का और लेखक का भी क्लियर कर दिया। आप देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 आता है। ये कहता कहानी तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। देखिए कह रहा खून का रिश्ता, इसमें कहानी दिया गया है।
ठीक है। इसमें इसे दिया रहेगा कि कहानी तत्वों के आधार पर लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम सीमा जो इसका रहता है 80 शब्द होता है। अथवा करके पूछता है खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 है, यानी इनमें से किसी एक को लिखना है जो आपको आता है। चाहे ये आता है तो उसको करिए, नहीं तो ये अगर ये आ रहा तो ये करिए। ठीक, इसमें मैंने खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य बता देता हूँ आपको। इसमें चलिए देखते हैं खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य। तो सहानी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज सामाजिक कोढ़ का उन्मूलन करने का दृढ़ घोष किया है। कहानी के शीर्षक की महत्ता के आधार पर मानवता, सामाजिकता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ बनाना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानी का मूल उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, सहृदयता, ममता और समता भाव संचारित करना है। इस कहानी में प्रमुख नारी पात्र वीर जी की मां ने उसकी खुशी के सम्मुख अपने समस्त आदर्शों तथा प्रलोभन का परित्याग किया है। मात्र खून के रिश्ते बहुमूल्य कीमत के लिए कहानी का यह परित्यागी पूर्ण समापन पाठ को चकित कर देने वाला है। ये था कहानी का उद्देश्य। ठीक, मैं हमने बता दिया खून के रिश्ते कहानी का उद्देश्य। अब अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसका भी 80 शब्द है। देखिए इसमें है रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा रसमरथी खंडकाव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। और अगला है सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र की चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा है इसका सत्य की जीत खंडकाव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। और अगला है मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला इसका है त्यागपथी खंडकाव्य के प्रमुख नारी पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा त्यागपथी खंडकाव्य की विशेषताएं लिखिए। तो जो खंडकाव्य होता है हर जिले के बाबू अलग अलग होता है। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा लगेगा, राइट। तो यहाँ पे वहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। अपने विषयचार से आपके जो भी हिंदी पढ़ाते हैं टीचर उनसे पूछ लीजिए, सर हमारे ज़िले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, उसी को आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे हमारे ज़िले में तो लगता है यही खंडकाव्य श्रवण कुमार खंडकाव्य लगता है। तो अपने ज़िले की बात पूछ लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य लगता है। देखिए श्रवण कुमार खंडकाव्य की विशेषताएं लिखी, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं को अपने शब्दों में लिखना है। यानी अथवा में बहुत आसान है यार, कॉमन एक क्वेश्चन है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। कोई कटने वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं सब, क्योंकि हर साल आना है इसको। चलिए तो हमारा खंड का खत्म हो गया बाबू। अब हम आ जाते हैं खंड खा में आगे। खंड खा में क्या कहता है कि खंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का है जो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे वहाँ क्या था, अभी खंड का में क्या था कि वहाँ पे हिंदी का गद्यांश पूछ रहा था, और यहाँ क्या संस्कृत का गद्यांश पूछ रहा है, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें देखिए कुछ पंक्ति दिए गए हैं और इन्हीं का क्या करना है आपको लिखना। जो 8 का में जो लिखना है, देखिए जनता दशमे दिन शिवम भज्येदयम इत्यबुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशंकर इत नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षा चस्योपनयन करोत्। त्रयोदश वर्ष प्राप्तवतेव समय मूलशंकराः पिता शिवरात्रे व्रतमाचरितुम् आगत्यं। पितुराज्ञानुसारं मूलशंकरः सर्वं व्रत विधिनां करोत्। ये है
और अथवा करके और एक दिया रहेगा, जिनमें से आपको किसी एक को करना है। यहाँ लिखा है अतीत प्रथम कल्पे जना एक मधि रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकरण परपूर्णम पुरुषम राजा जनम कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजा नुम कुर्वन् तथा शकुन गड़ा हिमवत परदेशे एक पाशुरो सन्निपत्य मनुष्य से रजा प्रज्ञते तथा चष्मपदस्य च अस्कामं पुनर्निरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नामना वर्तते। तो यहाँ पे ये दिया गया है, दो इनमें से किसी एक को करना ही आपको है, ठीक है। तो हम इसको कर दे रहे हैं। उत्तर देते हैं। संदर्भ इसका है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृति दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम से उद्धृत है। इसमें लेखा वगैरह तो होते नहीं हैं, बस केवल पाठ का नाम लिखना होता है, ठीक। यानी जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम से उद्धृत है। ये हो गया। अनुवाद जिसका है, देखिए यहाँ कह रहा अतीत, तो अतीत माने क्या होता है भैया? प्राचीन होता है। अतीत मतलब क्या होता है? प्राचीन, इतिहास की बात कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और हर प्रकार से योग्य पुरुष को अपना राजा चुना। चार पैरों वाले पशुओं ने भी मिलकर सिंह को अपना राजा बनाया। फिर पक्षियों ने हिमालय के क्षेत्र में एक पत्थर पर एकत्र होकर विचार किया कि जैसे मनुष्यों में राजा होता है और चतुष्पद प्राणियों में भी राजा है, वैसे ही हमारे बीच में भी राजा होना चाहिए। बिना राजा के जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। ये इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ये इसी का क्या है? ये अनुवाद हो गया, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है खा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे वहाँ क्या था कि गद्यांश और पद्यांश था, यहाँ गद्यांश है और श्लोक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। श्लोक दिया गया है इसमें, उदेति सविता ताम्रसताम एवास्तमेति चा समतो चा विप्तो चा महत्ता में कारुकता अथवा मता गजेन्द्र मुदिता गवेन्द्र वनेषु विक्रांततरः मृगेन्द्र रम्या नगेन्द्र निर्भेतारेन्द्र परगिडोतौ वारिधरे सुरेंद्र। अब इसका जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसका उत्तर ये संदर्भ जो है इसका, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णम नामक पाठ से वर्षा शीर्षक से उद्धृत है। इसका जो अनुवाद है, हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो रहे हैं, पर्वत सुंदर निरम्य है, राजा शांत अर्थात युद्ध के उद्यम से रहित हो गए हैं तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। ये इसका क्या हो गया? अनुवाद हो गया। अब वहीं पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 9 जो है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। पहला जो है क्वेश्चन इसका है, यानी पहला प्रश्न है वर्षा काले के मतः भवन्ति। इसका जो उत्तर है वर्षा काले गजा मतः भवन्ति। दूसरा इसका खा है दुर्योधना का आसीत। इसका उत्तर हो जाएगा दुर्योधना धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है मालवीय पुत्र अध्यापनम आरब्धवान्। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालवीय प्रयागस्य राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। अगला क्वेश्चन है घा का भाषा सर्वसाम आर्यभाषणम जननी। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्यभाषाणाम जननी। ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 10वां जो है आपका, इसमें पूछता है शांत अथवा
वात्सल रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। चलिए इसका उत्तर और परिभाषा देखते हैं, इसका उदाहरण भी देखते हैं। परिभाषा है, शांत रस वह रस है जो वैराग्य, शांति और आत्म तृप्ति के भाव से ओतप्रोत होता है। इसका स्थायी भाव सम यानी वैराग्य है। अब उदाहरण में देखेंगे, निष्काम कर्मयोगी भव जीवन को उन्नत कर, शांत रस में रम जाओ, दुख सब हो दूर कर। ये इसका उदाहरण और हमने एग्जाम्पल यानी उदाहरण और इसका परिभाषा मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का खा में देखिए क्या पूछता है, अनुप्रास अथवा अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अथवा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देखिए। काव्य में जब एक ही वर्ण या धुन का बार बार प्रयोग होता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यह धुन के माधुर्य को बढ़ाता है। अब इसके उदाहरण को देखेंगे। चंचल चपल चमक चका चौधी, चमचम चमके चंद्र किरण झिलमिली। ये इसका उदाहरण हो गया। हमें जो हमने बताया कि रस छंद अलंकार जो होता है आपका 6 नंबर का, ये पूछता है तो वही है रस छंद। अब हम आपको बता देते हैं छंद, हमने रस बता दिया, अलंकार बता दिए, तो छंद बताना है। सवैया अथवा बरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ देखिए बरवे छंद। बरवे में भी 4 वर्ण होते हैं, यानी बरवे में भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों यानी पहले और तीसरे के अंत में जगड़ लघु गुरु लघु यथ आती यानी होती हैं। राइट। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए इसका, रामचरित मानस यह सागर गंभीर है, ज्ञान का खजाना इसमें अपार छिपा है, जो कोई पढ़ेगा इसको सब दुख उसका मिटेगा, भक्ति का सागर यह इसमें सब कुछ मिलता है। ये इसका हो गया उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यानी प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा है 11, इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी निबंध लेखन पूछता है। देखिए पहला इसमें क्या पूछा है, मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सदा जीवन उच्च विचार। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है शिक्षा का महत्व, उसी पर मैंने आपको बता दे रहा हूँ निबंध लिखना। शिक्षा का महत्व पर निबंध। शिक्षा जीवन का वह आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। यह न केवल व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी सक्षम बनाती है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है और समाज में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इस तरह से लिखेंगे। फिर शिक्षा का महत्व निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। व्यक्तिगत विकास। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। यह उसे स्वयं के बारे में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। अब देखते हैं अगला जो हेडिंग रहेगा, सामाजिक विकास। शिक्षा समाज में एकता और सद्भाव लाती है। यह लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक होता है और समाज सेवा में भाग लेता है। अगला हेडिंग रहेगा इसका, आर्थिक विकास। शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल और उत्पादक होता है। शिक्षा
से देश का आर्थिक विकास होता है और गरीबी कम होती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, शिक्षित नागरिक ही किसी देश को मजबूत बना सकते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और देश की प्रगति में योगदान देती है। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा केवल स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा कई प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं शिक्षा के प्रकार। जैसे औपचारिक शिक्षा, स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, घर, परिवार, समाज और विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त होने वाली शिक्षा। और अगला है नॉन फॉर्मल शिक्षा, यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का एक क्षेत्र, जैसे कि कौशल विकास कार्यक्रम। ये शिक्षा के प्रकार हैं। आप शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं उसको देखेंगे। शिक्षा की चुनौतियाँ, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि साक्षरता दर कम होना, लड़कियों की शिक्षा में असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और शिक्षा के लिए संसाधनों का अभाव। अब देखिए यहाँ डालेंगे निष्कर्ष। शिक्षा मानव जीवन का वह आधार है जिस पर व्यक्ति और समाज दोनों का विकास निर्भर करता है। शिक्षा से व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त होते हैं जो उसे जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। हमें शिक्षा का एक मूल अधिकार के रूप में देखना चाहिए और शिक्षा के लिए और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया क्या, निबंध लेखन शिक्षा पे, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। जो शिक्षा है ये सभी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये आपका, मैंने जैसा बता ही दिया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 12 जो है, 12 का है, का में पहला जो उसका पूछता है, हाय का संधि विच्छेद है। हाय का संधि विच्छेद है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरे प्लस ए और इसका सेकंड ऑप्शन है हर प्लस ए और इसका थर्ड ऑप्शन है हरे प्लस आई और इसका लास्ट ऑप्शन है हर प्लस आई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी आ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरे प्लस ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बने अत्र का संधि विच्छेद है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है आ प्लस अत्र और इसका दूसरा है बने प्लस अत्र और इसका तीसरा है बने प्लस एत्र, इसका लास्ट है बन प्लस आत्र। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बने प्लस अत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो इसका है रामस्य चलित में संधि विच्छेद है। रामस्य चलित में संधि है, इसमें संधि पूछा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्वर और इसका सेकंड ऑप्शन है व्यंजन और थर्ड ऑप्शन है विसर्ग और इसका लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है, यानी इसका समास विग्रह करना है। तो इसमें देखिए कई, इसमें 4 दिया गया है, किसी एक का लिखना है। तो इसमें देखिए पहला है आजीवनम, दूसरा है श्वेतांबरम, तीसरा है महाशय। इसमें पहला का है आजीवनम, उत्तर क्या है आजीवनम में विग्रह किया आयु जीवनम चा बराबर आजीवनम, ये हो गया। इसमें समास पूछ रहा है समास का नाम, तो समास में जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक ही पूछा था, मैंने सारा का बता दिया है। दूसरा है इसका श्वेतांबरम में, तो विग्रह इसका श्वेतम अंबरम यस श्वेतांबरम। समास का नाम है कर्मधार समास। और तीसरा इसका महाशया, इसका विग्रह करेंगे तो महत आशय यानी महा बराबर हो जाएगा महाशया। समास का नाम इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 जो है, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए।
अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। उत्तर देखिए, नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को पत्र कैसे लिखना है बाबू, लिखेंगे दिनांक ऊपर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सेवा में मुख्य उद्यान निरीक्षक नगर निगम, अपने शहर का नाम लिख लेंगे यहाँ, और उसके बाद विषय क्षेत्रीय पार्क के विकास हेतु अनुरोध। उसके बाद लिखेंगे मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं अपने क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में स्थित पार्क का वर्तमान स्थिति में रख रखाव अत्यंत दयनीय है। पार्क की सुविधाओं की कमी और अनदेखी के कारण यह क्षेत्रवासियों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। पार्क में कई समस्याएं हैं, और जैसे घास और पौधों की नियमित देखभाल नहीं की जा रही है। बैठने के लिए लगी बेंचें टूटी हुई हैं। बच्चों के खेलने के उपकरण भी जर्जर अवस्था में हैं। प्रकाश अवस्था की कमी के कारण शाम के समय वहां जाना असुरक्षित हो जाता है। कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसको पॉइंट वाइज लिख देंगे। और अब लिखेंगे इसके बाद, हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही पार्क के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो हम क्षेत्रवासी भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद, यहाँ लिखेंगे भवदीय, यहाँ पे अपना नाम या XYZ कुछ भी, अपना पता भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अपना नहीं लिखे किसी का, XYZ कुछ भी लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब जो आपका आता है 14 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 14 जो आता है, ये कहता है 14 के का में पहला पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे यहाँ लिखा लिखता, दूसरा है कृत्वा, और तीसरा है दृष्टव्य। इसका मैं तीनों का बता दे रहा हूँ। पहला है लिखता, तो लिखता का धातु जो है लिख, धातु लिखना, प्रत्यय का हो जाएगा कत, और विग्रह जो हो जाएगा लिख प्लस कत बराबर लिखित। अर्थ जो लिखा गया, अर्थ इसका हो जाएगा जो लिखा गया। इसका दूसरा है कृत्वा, तो धातु होगा क्रि यानी करना, और प्रत्यय में हो जाएगा त्वा, प्रत्यय में त्वा हो जाएगा, विग्रह करेंगे क्रि प्लस त्वा बराबर कृत्वा। अर्थ इसका हो जाएगा करते। अगला है सब दृष्टव्य, धातु उसका हो जाएगा दृश्य यानी देखना, और प्रत्यय हो जाएगा त्याप्य, और विग्रह हो जाएगा इसका दृश्य प्लस त्याप्य यानी दृष्टव्य हो जाएगा। और अर्थ इसका हो जाएगा जिसे देखा जाना चाहिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। लिखा सरवणीय, दूसरा है बंधुत्वम, तीसरा है बलवान। तो इसमें तीनों में बता दे रहा हूँ। सरवाणीय है, प्रत्यय इसमें है ड़ीय, और अर्थ जो इसमें जो सुनने योग्य हो, और बंधुत्वम में से होगा प्रत्यय है त्वा, और अर्थ इसका हो जाएगा बंधु यानी संबंधी का भाव, और लास्ट है इसका बलवान, प्रत्यय में हो जाएगा मतुप, अर्थ जो बल से युक्त हो। राइट, ये हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यानी रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। गृहं प्रति गच्छ इसमें है, दूसरा है रामेण सह सीता वनम अगच्छत, तीसरा है अग्नि स्वाहा। तो भैया इसको क्या करें, आप स्वयं करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज बेटर फॉर ऑल स्टूडेंट। जिसको स्वयं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन तो है नहीं, तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको PDF की आवश्यकता होगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हम टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे, आप वहीं से जाकर हमारे टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पेपरों का हल आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।